तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर भारत नेपाल बॉर्डर पर एक चीनी जासूस पकड़ा गया। पीएलए का जवान बताया जा रहा है, चीनी नागरिक, पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जवान चीनी नागरिक है और इसे पकड़ा गया है। कई दिनों से यह लगातार रैकी कर रहा था। एसटीएफ और आईबी की टीम सिद्धार्थनगर पहुंची है पूछताछ करने के लिए। तो टीम सिद्धार्थनगर पहुंच चुकी है। 4 दिन पहले सिद्धार्थनगर से इस चीनी नागरिक को पकड़ा गया था। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सिद्धार्थनगर से, जहां पर अब इस चीनी नागरिक से पूछताछ करने के लिए एसटीएफ और आईबी की टीम सिद्धार्थनगर पहुंच चुकी है और अब इससे पूछताछ होगा। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश यादव सिद्धार्थनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, इस चीनी जासूस को कहां से पकड़ा गया और कैसे खबर लगी कि ये चीनी जासूस है और कैसे इस तक पुलिस पहुंची? तो हम आपको बता दूं कि सिद्धार्थनगर जिले के लीला डिघवा बॉर्डर के पास से इस चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी और पुलिस की संयुक्त टीम ने इसे गिरफ्तार किया। पूछताछ से ये पता चला कि ये चीनी नागरिक जो है जासूस बताया जा रहा है। अब एसटीएफ और आईबी की टीम सिद्धार्थनगर जिले में पहुंची है और इससे और भी गहराई से पूछताछ कर रही है और भी मामले सामने निकल के आएंगे, ऐसा उनको लग रहा है। और एसटीएफ और आईबी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। इस नागरिक को लीला डिघवा बॉर्डर के पास से एसएसपी और पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया। राकेश, एक सवाल ये है कि अभी तक जो जानकारी मिली है उससे जानकारी ये मिली है कि इसके पास एक तो पीएलए का कार्ड है, इससे पता चलता है कि पीपल लिबरेशन आर्मी का ये सदस्य रह चुका है। इससे ज्यादा और ये संदिग्ध हो जाता है। दूसरी चीज ये कि अभी तक जो जानकारी सामने निकल कर आई उससे ये कि ये भारत आने से पहले, इसके पहले ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी दौरा कर चुका है, ऐसा अभी तक का पता चला है। इसके अलावा इसके पास से अभी पूछताछ में क्या कुछ जानकारी मिली है और ये भारत कैसे आया, किस तरह से आया? तो मैं आपको बता दूं कि ये महाराजगंज, अयोध्या और जो है सिद्धार्थनगर में रैकिंग कर रहा था और ये मौके पर जब पूछताछ किया गया तब पता चला कि ये जो है किसी न किसी मकसद से यहाँ आया हुआ था और इस तरह से रैकिंग कर रहा था। तो अयोध्या में भी और सिद्धार्थनगर में तो उसके पास से कई ऐसे महत्वपूर्ण सामान भी बरामद हुए हैं जो कि उसको प्रूव करते हैं कि ये जासूसी है जो बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ इंडिया में दाखिल हुआ है। अब ये देखने की बात यह है कि 3 सुरक्षा एजेंसियां जब काम करती हैं तो इस तरह से कैसे आखिर ये चीनी नागरिक बॉर्डर पार किया। ये तो सोचने की बात है कि जब 3 सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं तो नहीं राकेश, यही सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक चीनी नागरिक, एक चीनी जासूस कह लीजिए उसे, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान पहले गया हुआ है, वो हिंदुस्तान में एंट्री करता है, वो अयोध्या पहुंचता है, बहराइच पहुंचता है, महाराजगंज पहुंचता है और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की भनक तक नहीं लगती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इसने जो भी फोटो या जो भी वीडियोस इसने क्लिक किए होंगे, रैकी कर रहा था, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इसको ये जगह जगह पर ट्रांसफर भी कर रहा होगा। और ये देश की सुरक्षा की दृष्टि से कितना बड़ा ये सवाल खड़ा हो जाता है, खासकर तब जब इस तरीके से कोई भारत में एंट्री करता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इससे तो सवालिया निशान खड़ा ही होता है। एजेंसियां हैं इनको जो कि बॉर्डर क्रॉस करता है तो उनको पूछताछ करनी चाहिए थी, लेकिन अब इस तरह से ये भारत में इसके जो है बहराइच और अयोध्या जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर में घूम कर भी ये जो है दोबारा वापस आता तो इसे पकड़ा गया। ऐसे में तो सवालिया निशान खड़ी होती है जो कि वहाँ की सुरक्षा एजेंसियां है, कहीं ना कहीं इनकी चूक मानी जाती है। राकेश, इसकी गिरफ्तारी कब हुई, पहले तो ये बताइए। दूसरा ये कि इससे क्या कुछ पूछताछ हुआ है अभी तक, किन किन चीजों पर इससे पूछताछ हुई है और क्या जानकारी पुलिस की तरफ से अभी आपको मिल पाई है? आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल, इसकी गिरफ्तारी जांच से पहले हुई है और इससे पूछताछ पुलिस से और एसपी के जवानों ने भी किया तो इसके पास से कुछ महत्वपूर्ण सामान भी बरामद हुए हैं। ऐसे में वो साबित करता है कि ये चीनी नागरिक जो है जासूसी है और अब एसटीएफ और आईबी की टीम भी सिद्धार्थनगर जिले में पहुंच गई है और गहनता से इसे पूछताछ कर रही है। राकेश, चूंकि अब एसटीएफ और आईबी तो पूछताछ करेगी ही, लेकिन इस तरीके से एक चीनी नागरिक और एक चीनी जासूस का जो एक तरीके से कह लीजिए कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी से जिसका
जिसका कार्ड मिला हो बकायदा, ये एक तरीके से हमारी सुरक्षा एजेंसियों को भी एक तरीके से आईना दिखाया गया है कि किस तरीके से आपके नाक के नीचे कोई आपके देश के नीचे घुसता है और इवन अयोध्या तक वो पहुंच जाता है और किस तरीके से वो फोटो और वीडियोस को लगातार शेयर करता है। बिल्कुल, इसमें पूरी सुरक्षा एजेंसियां जो भी यहाँ 3 सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं, तो पूरी फेलेवर उन्हीं की है जो इस तरह से ये चीनी नागरिक जो है भारत में प्रवेश कर जाता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता कि इसमें तो आतंकवादी भी घुस जाएगा, तो ये इनको कान खबर नहीं होगी। इस तरह से अगर सुरक्षा एजेंसियां वहां बॉर्डर पे काम कर रही हैं तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है। ठीक है जी राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि खबर दिल्ली से है, जहां पर पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों का मामला आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में है। और दिल्ली से बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया है। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण द्वारा कोर्ट की अवमानना करने का यह मामला है। अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला सुरक्षित रख लिया है और सुरक्षित कर लिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। भ्रामक विज्ञापनों का यह पूरा मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में है और लगातार इसकी जद में रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जो पतंजलि के संस्थापक माने जाते हैं और इन पर अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर आज दिल्ली में भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। तो पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कमल किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। कमल, आज सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि भ्रामक विज्ञापन का मामला था, क्या कुछ कोर्ट में हुआ, क्या कुछ कोर्ट ने कहा, क्या जानकारी आपके पास? देखिए रवि जी, मैं आपको बता दूं कि जिस समय यह सुनवाई चल रही थी तो उस समय उस दौरान बाबा रामदेव और बालकृष्ण दोनों वहां पर कोर्ट में मौजूद थे। और आपको बता दें कि किस तरीके से कोर्ट में बाबा रामदेव को बताया कि अगर वो योग गुरु है तो योग की उनकी सराहना भी करिए। आपको बता दें कि बाबा रामदेव को लेकर भी ये बात कही कि किसी बात चल रही थी कि बाबा जी अदालत में दोनों मौजूद रहे थे, लेकिन आपको बता दें अमृतगंगा बेंच ने पतंजलि आयुर्वेदिक के झूठे विज्ञापन में आज सुनवाई की। सुनवाई के बाद बाबा रामदेव और बालकृष्ण दोनों अवमानना मामले में जो मुकदमा चला था उसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही आयोग ने अध्यक्ष की कड़ी फटकार लगाते हुए उनकी माफी को भी ठुकरा दिया। जी कमल, इसके बाद जी बोलिए। जिसके बाद जो जस्टिस सीमा कोहली और अमरनाथ की बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद से पूछा कि दवाओं के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास कितना स्टॉक बाकी है ये भी हमें जारी करें। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जब उनके बेंच में जब पतंजलि ने इसको लेकर हलफनामा दायर करने को कहा कि पतंजलि की तरफ से जवाब देते हुए वकील बलबीर सिंह और उनके प्रोडक्ट की बात कही तो उन्होंने कहा कि हमने इस पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी आपके पास इतना स्टॉक कहां से आया। जी कमल, अब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कब करेगा इस पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के मामले में? देखिए अगली सुनवाई 9 जुलाई को रखी गई है, जिसमें कोर्ट अभी तक तो उन्होंने फैसला जो सुरक्षित रख लिया, लेकिन अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। इस पर अब 9 जुलाई को क्या फैसला कोर्ट सुनाएगी ये कोर्ट पर करेगा, कोर्ट फैसला करेगा। अब कमल, जिस तरीके से आज सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को यह कहा कि आप एक योग गुरु हैं और आपकी इसके लिए आपकी सराहना की जानी चाहिए, अभी आप ही ने बताया। सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से पतंजलि की फजीहत सुप्रीम कोर्ट में पिछले कुछ दिनों से भ्रामक पतंजलि के मतलब एक तरीके से ये कह लीजिए कि एडवर्टाइजिंग को लेकर के बवाल हुआ है और उसको लेकर के फजीहत हुई है सुप्रीम कोर्ट की। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को क्या कुछ कहा है इसको लेकर के, और दूसरी चीज ये कि सुनवाई के दौरान क्या कुछ फैसला हो सकता है इसमें?
देखिए आपको बता दें कि किस तरीके से जब ये फैसला सुनाया गया था दोनों उस समय मौजूद थे, ये मैंने आपको पहले बताया, लेकिन एक फैसला सुरक्षित रखिएगा। लेकिन विज्ञापनों का जो मामला, जब उनको पता, जब बलबीर सिंह उनके वकील थे, उन्होंने बताया कि इस मामले पर अभी भी टीवी चैनलों पे विज्ञापन चल रहे हैं, लेकिन उसको ये भी बताया कि टीवी चैनल में विज्ञापन के बाद उनके पास इतना स्टॉक आ रहा है। तो ये जो खबर अभी भी जो चल रही है, लेकिन आप ये बताइए, अब 9 जुलाई को पता लगेगा कि अब इसके बाद के रामदेव बाबा बालकृष्ण पर क्या सुनवाई होगी। ठीक है कमल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो पतंजलि भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई किया और फैसला सुरक्षित रख लिया है। और अब फैसला क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट निश्चय करेगा, डिसाइड करेगा। तो पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों का मामला था और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है, लू चलने लगी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें लोगों को लू से बचने के उपाय बताए गए। सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी में साफ निर्देश दिए गए हैं कि घर से बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा और छाते का प्रयोग करें। हल्के रंग के कड़े चश्मे पहने और कड़ी धूप से बचने का भी अपील की गई है। तो लू से बचने के लिए क्या क्या किया जाए हम आपको बता देते हैं। संतुलित, हल्का और नियमित भोजन करें। खाना बनाते समय खिड़कियां, दरवाजे खुली रखें और खाना बनाते समय खिड़कियां, दरवाजे खुली रखें। रात को सोते वक्त खिड़कियों को खुला रखें। ये लू से बचने के लिए उपाय हैं। तो जिन खिड़कियों, दरवाजों से गर्म हवा आती है उनको खुला रखें। बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं से लू लगने के लक्षणों को कैसे पहचानें। कमजोरी लगे, सिर दर्द हो, उल्टी होना महसूस हो, मांसपेशियों में दर्द हो, तो इस तरीके से ये लक्षण है। और क्या नहीं करना वो आपको बता दें। चाय, कॉफी और शराब का सेवन ना करें। तेज धूप में बाहर ना निकलें। अधिक गर्मी में व्यायाम ना करें। तो अधिक व्यायाम करने से बचें। धूप में खड़े वाहनों में बच्चों और पालतू जानवरों को कतई ना छोड़ें। अधिक प्रोटीन और बासी खाने को ना खाएं। तो ये क्या नहीं करना है आपको लू से बचने के लिए। चाय, कॉफी और शराब का सेवन नहीं करना है। तेज धूप में बाहर नहीं निकलना है और अधिक गर्मी में व्यायाम नहीं करना है। धूप में खड़े वाहनों में बच्चों और पालतू जानवरों को नहीं छोड़ना है। अधिक प्रोटीन वाले और बासी खानों को नहीं खाना है। तो आपको क्या नहीं करना है ये हम आपको बता रहे हैं। चाय, कॉफी और शराब का सेवन नहीं करना है। तेज धूप में बाहर नहीं निकलना है। अधिक गर्मी में व्यायाम नहीं करना है। धूप में खड़े वाहनों में बच्चों और पालतू जानवरों को नहीं छोड़ना है। अधिक प्रोटीन वाले और बासी खानों को नहीं खाना। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजा भैया कर सकते हैं बीजेपी का समर्थन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजा भैया और बीजेपी में बात लगभग तय हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर ने राजा भैया से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान इस मुलाकात में मौजूद रहे। तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि राजा भैया और बीजेपी में बात लगभग तय हो चुकी है और राजा भैया बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं। तो सियासत से जुड़ी, यूपी की सियासत से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, अब सुनने में यह आ रहा है कि राजा भैया और बीजेपी का वो समर्थन कर सकते हैं और बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर ने आज उनसे मुलाकात भी की है। उस दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी उनके साथ मौजूद है। इस खबर पर आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है?
बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से चुनाव के शुरुआती दौर में माना जा रहा था कि जनसत्ता दल के अध्यक्ष और बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया कहीं ना कहीं हाशिए पर चले गए हैं और उनका दल कहीं सियासत में अलग थलग पड़ा हुआ है। लेकिन अभी कुछ दिन से जिस तरीके से सियासी समीकरण बने उसके हिसाब से राजा भैया एक बार फिर महत्वपूर्ण कड़ी बन गए हैं भाजपा की नैया पार करने के लिए। ऐसे में अभी एक मुलाकात बेंगलोर में राजा भैया और अमित शाह की हुई थी, उसके बाद से कयास ये लगने शुरू हो गए थे कि जल्द ही राजा भैया भाजपा के साथ फिर से नजर आ सकते हैं। ऐसे में आज राजा भैया ने तय किया था कि फैसला क्या लेना है, किस पार्टी के समर्थन देना है, क्या उनका सियासी फैसला क्या होगा, इसको लेकर उन्होंने 5 बजे अपने आवास पर अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बैठक बुलाई थी। लेकिन 5 बजे से पहले ही जो कुंडा सीट आती है बाबागंज कौशाम्बी लोकसभा, उसके भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर उनके आवास पर पहुंचे और राजा भैया से समर्थन मांगा। विनोद सोनकर के साथ में केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान, जो कि खुद भी भाजपा प्रत्याशी रहे हैं और हालांकि उनका चुनाव उनके सीट पर संपन्न हो गया है, वह भी राजा भैया से मुलाकात करने पहुंचे और उन्होंने राजा भैया को विनोद सोनकर का प्रचार करने के लिए और उनका समर्थन देने की अपील करी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से 17 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें संजीव बाल्यान और राजा भैया एक दूसरे से हंसते मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं, वहीं एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें विनोद सोनकर और राजा भैया उनके आवास पर एक साथ निकल रहे हैं। ऐसे में लगभग बैठक से पहले ही ये तय माना जा रहा है कि राजा भैया जल्द ही भाजपा प्रत्याशी को और भाजपा को अपना समर्थन दे देंगे। लेकिन हालांकि अभी तक इसका औपचारिक ऐलान राजा भैया ने नहीं किया है। लेकिन इसके कयास इसलिए भी ज्यादा माने जा रहे हैं क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो सपा प्रत्याशी हैं वहां पे इंद्रजीत सरोज के बेटे जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी तरफ से राजा भैया को अभी भी कोई भी संदेश नहीं आया है, ना उनसे समर्थन मांगा गया है। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी का खुद आना और गृह मंत्री अमित शाह का वो उनसे मुलाकात करना, ऐसे माना जा रहा है कि लगभग जो भाजपा से बात है वो बन चुकी है और एक बार फिर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया भाजपा को समर्थन देते हुए दिखेंगे। हालांकि रमन, हमने लोकसभा चुनाव से पहले, ठीक जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था, हमने देखा था कि एक तरफा समर्थन किया था राजा भैया ने भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा के चुनाव में, और लोकसभा का अब चुनाव आया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजा भैया उत्तर प्रदेश में, खासकर प्रतापगढ़ और कुंडा और आसपास के 2-3 लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा सीट पर राजा भैया का बड़ा दबदबा माना जाता है। ऐसे में बीजेपी के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं राजा भैया, और राजा भैया के भारतीय जनता पार्टी में आ जाने से या समर्थन कर देने से कितना प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना लाभदायक होगा? 2017 में जब से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है और उसके बाद में जो राज्यसभा चुनाव हुए हैं और अखिलेश यादव से उनकी दूरी बनी, उसके बाद से लगातार चाहे एमएलसी का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो और चाहे कई चुनाव हो, राजा भैया ने बिना शर्त के भारतीय जनता पार्टी एनडीए को समर्थन दिया। और राजा भैया का इस बार राज्यसभा चुनाव में जब अखिलेश यादव की तरफ से ऑफर उन्हें दिया गया था, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को भेजा गया था, उसके बावजूद राजा भैया ने खुले तौर पर ऐलान करते हुए अपना वोट और अपने साथी बाबागंज विधायक का वोट भाजपा प्रत्याशी को दिया। माना जा रहा था कि राजा भैया को जो उन्होंने आज तक साथ दिया है उसका फल इस 2024 लोकसभा चुनाव में मिलेगा और उनकी पार्टी का गठबंधन भाजपा से होगा और प्रतापगढ़ कौशाम्बी सीट उनके कोटे में आएगी। लेकिन प्रतापगढ़ सीट का ऐलान करने के बाद में जब कौशाम्बी में बात चलती रही, लेकिन ऐन वक्त पर राजा भैया के समर्थित प्रत्याशी या फिर उनके कोटे में सीट न देकर भाजपा ने फिर से वहां पर विनोद सोनकर को प्रत्याशी मैदान में उतार दिया, जिसके बाद से राजा भैया एकदम से हाशिए पर आ गए थे। उनकी सियासत को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। माना जा रहा था कि राजा भैया का जो सियासत का सूरज है वो कहीं ना कहीं ढल रहा है। लेकिन एक बार फिर राजा भैया जिस तरीके से सियासी समीकरण बने हैं वो एक बार फिर मुख्य केंद्र में आ गए हैं और पहले गृह मंत्री से मुलाकात और अब वहां के प्रत्याशी ने जिस तरीके से समर्थन मांगा है, कहीं ना कहीं अब जो गेंद है राजा भैया के पाले में है।
रमन, जिस तरीके से अभी हालांकि आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी भी राजा भैया पर डोरे डालने की कोशिश की थी विधानसभा चुनाव के आसपास। तो और एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी उनके पास पहुंचे हैं। तो राजा भैया उत्तर प्रदेश की धुरी के क्या वो नेता हैं जिसका वो समर्थन कर देंगे? उसकी 2-3 सीटें तो कम से कम आराम से निकल ही जाएगी। नहीं, बिल्कुल राजा भैया 1-2 सीटों पर उनका जो है व्यक्तिगत प्रभाव बहुत ज्यादा है, चाहे प्रतापगढ़ लोकसभा सीट हो, कौशाम्बी सीट हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो राजपूत समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। क्षत्रिय समाज में उनका खासा वर्चस्व है। ऐसे में संजीव बालियान जो जाट बिरादरी से आते हैं और जिनकी सीट पर कहीं ना कहीं राजपूत समाज की नाराजगी उनको झेलनी पड़ी थी, अगर राजा भैया को भाजपा ने पहले मैनेज किया होता या पहले बात बनी होती तो हो सकता था जो शुरुआती चरण में जो क्षत्रिय वोटरों का नुकसान हुआ भाजपा को, राजा भैया अगर वहां पर प्रचार करते तो उसका नुकसान जो था वो बहुत कम होता या फिर ना होता। रमन, तो ये कह सकते हैं कि हालांकि 4 चरण तो हो गया चुनाव, तो अब ये कह सकते हैं कि बीजेपी देरी आए लेकिन अगर बात बन जाती है तो दुरुस्त आए। हाँ, ये बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जनाधार है और सिर्फ राजा भैया ही नहीं, जौनपुर से धनंजय सिंह ने जो भी, वो भी क्षत्रियों के नेता बड़े माने जाते हैं। उनका टिकट कटने से बसपा में बहुत ज्यादा नाराजगी है। पहले से भाजपा से लोग नाराज थे जब कृपा शंकर सिंह को टिकट दे दिया गया था। उसके बाद में बसपा से उनकी पत्नी को टिकट मिला, वो जेल गए, फिर जेल से छूटे, उनका टिकट कट गया। जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उससे क्षत्रिय समाज कहीं ना कहीं अलग थलग था। लेकिन 5 बजे आज धनंजय सिंह ने भी एक बैठक बुलाई हुई है। अब धनंजय सिंह कौन सा फैसला लेते हैं, लेकिन इससे पहले धनंजय सिंह एक पोस्ट करके जिसमें उन्होंने कहा हुई है वह जो राम रच राखा। जी रमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो वही सिद्धार्थनगर के कपिल वस्तु विधानसभा क्षेत्र के सिकरी पननी गांव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कुशल तिवारी और पूर्व विधायक विजय पासवान ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क किया। लोगों को समाजवादी पार्टी कार्यकाल में हुए विकास कार्यों के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ होंगी। रोजगार के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लोगों को बेहतरीन सुविधा अस्पतालों में दी जाएगी। तो वहीं विजय पासवान ने मतदाताओं से कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन प्रत्याशी कुशल तिवारी को भेजा है, तो हम लोग जिताकर उन्हें सदन में भेजने का काम करेंगे। जब आप जीत के जाएंगे, केंद्र में सरकार बनेगा तो हमारे क्षेत्र का मंत्री होगा। तो जो केंद्र मंत्री होता है उसके पास खजाने की कमी नहीं होती है, नौजवानों की नौकरी की कमी नहीं होगी, विकास का कमी नहीं होगा, किसानों की हिस्सेदारी की कमी नहीं होगी। तो आप लोगों से अपील करना है, हमारे नेता, हमारे जो प्रत्याशी हैं कुशल तिवारी जी को आप सब लोग आज से ही ये प्रण कर लो, जिस तरह हमारे चुनाव में करते हैं। आज से ही, चाहे सोशल मीडिया हो, फोन हो, गांव में जाके 15 दिन का चुनाव बाकी बचा है। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।